डियर स्टूडेंट्स, स्कूल इज़ ऑन और हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ द थ्योरी ऑफ द मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिसेस, definition of row and column matrices, definition of the order of a matrix, that is वो हम के ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं, और definition of equal matrices, और फिर आखिर पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस ये दी थी आर्थर कैली ने। आर्थर कैली जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस फर्स्ट टाइम पब्लिश की थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था। तो ये एक एमसीक्यूज़ के लिहाज से स्टूडेंट बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसको याद रखने के लिए आप इसको यूँ याद रख सकते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 में हुई थी। तो उसके एक साल बाद ये आर्थर कैली ने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी जी। तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? स्टूडेंट, मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे हम कहते हैं फॉर्मेशन को, जिस तरह से ये नंबर्स की फॉर्मेशन है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन दी गई है, जैसे ये 103 या ये रो वाइज दी गई है, और यहाँ पे ये 093 ये कॉलम वाइज फॉर्मेशन दी गई है। ये यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है जिसको हम रीड करते हैं कॉलम 104 -3। तो इस तरह से ये जो रेक्टेंगुलर एरे है, या इसको आप कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ नंबर, ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें हम नंबर्स को कलेक्ट करके लिखते हैं। यहाँ पे रियल नंबर्स भी कहा जा सकता है। तो दीज नंबर्स आर यूजुअली इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इन नंबर्स को यूँ लिख के इसके गिर्द एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी जाती है जी। तो नेक्स्ट, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, वेरी इजी। अगर जस्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो तो उसको हम कहते हैं रोज़। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी ये 3 रोज़ हैं। ये रो नंबर 1 है, और इसी तरह से ये रो नंबर 2 है, और इसको आप देख सकते हैं कि ये रो नंबर 3 है। इसी तरह से ये कॉलम अरेंजमेंट है, जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है, ये कॉलम अरेंजमेंट है। तो जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी वो कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगी वो रोज़ हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स की स्टूडेंट्स एक ही रो हो, जैसे हम देख लें कि वर्टिकली अगर हम देखें तो ये एक रो है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि ये देखें ये एक रो है, और इसी तरह से इसमें भी ये एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होते हैं। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें जस्ट 1 कॉलम होता है। ये इस तरह से इसको देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m and n कॉलम, यानी अगर मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद m हो और कॉलम्स की तादाद n हो, देन हम कह सकते हैं कि उसका जो ऑर्डर है वो लिखा जाता है m/n। यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि m इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। तो एज एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं। अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें ये 3 रोज़ हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट कलर्स के साथ इसको नॉमिनेट किया गया है। आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो है, देन ये रो नंबर 2, रो नंबर 3। इसी तरह से इसके 2 कॉलम्स हैं। तो फिर इसका जो ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, एज
हम ऑर्डर को डिफाइन करते हैं m बाय n, यानी कि नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो इसकी 3 रोज़ हैं और इसके 2 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो इसका ऑर्डर होगा 3/2। जी, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिसेस। तो आप देख सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस A एंड B विल बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर ये कंडीशंस को इन कंडीशंस के ऊपर अगर ये पूरा उतरता है, यानी कि ये वाली जो 2 कंडीशंस हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स B, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखनी है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों। अब यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है, देखिएगा। अब इसमें ये जो फर्स्ट एंट्री है 2, इसकी इसी तरह से ये फर्स्ट एंट्री होगी 2, तो दोनों इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो सेम हैं। इसी तरह से फर्स्ट रो में जो सेकंड एंट्री है वो दूसरे कॉलम की फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह से सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए, और सेकंड एंट्री सेकंड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों का ऑर्डर भी 2/2 है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस A इज़ इक्वल टू दिस B, यानी कि मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स B। इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखें तो इसका ऑर्डर अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट का ऑर्डर जो है वो 3/2 है, x का ऑर्डर 3/2 है, इसी तरह से y का ऑर्डर भी 3/2 है, उसकी भी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखते हैं, तो देखने से शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये सेम नहीं है एंट्रीज़, लेकिन इसको देखें ये 3 है, तो ये कंप्लीट फर्स्ट एंट्री जो जिसको हम कह सकते हैं कि रो नंबर 1 की फर्स्ट एंट्री वो 2+1 जो कि 3 होती है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। इसी तरह से सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के इक्वल है, इसी तरह से ये 6 भी 6 के इक्वल है, और ये 0 जो है ये भी 3 - 3 जो है वो 0 के इक्वल हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये -1 जो कि 2 - 3 विच इज़ इक्वल ऑल्सो -1। सो इसी तरह से ये 5 जो है और यहाँ पर ये 4+1, तो आप देख सकते हैं कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। तो दोनों कंडीशंस में हमने देखा दोनों एग्जांपल्स में कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A यानी कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है, और इसके अलावा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी सेम हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी कि A और B आपस में इक्वल हैं और X और Y आपस में इक्वल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि इसमें वन टू तो 2 रोज़ हुई। इसी तरह से इसके कॉलम को देखने के लिए इसका कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये 1 और 2 इसके कॉलम, तो इसकी 2 रोज़ हैं, लिहाजा यहाँ पे ये लिखा गया कि रोज़ इन A इज़ इक्वल टू 2। M इसलिए लिखा
कि आपकी बुक में नंबर ऑफ़ रोज़ को m से डिनोट किया गया है। इसी तरह से जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उसको n से डिनोट किया गया है। तो चूँकि ए मैट्रिक्स के 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, लिहाजा हम लिख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है। स्टूडेंट्स, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और एज ए MCQs भी आता है। तो याद रखिएगा कि अगर तो ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो देन उसमें आपने ये वाले स्टेप्स लिखने हैं, और MCQs में जस्ट आपको इसका ये आंसर ही पूछा जाता है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स को देखिए। तो बी मैट्रिक्स में भी अब आप जान ही चुके होंगे कि रोज़ क्या होती हैं और कॉलम क्या। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रोज़ भी 2 हैं हॉरिजॉन्टली, और इसकी वर्टिकली अगर देखें तो इसमें कॉलम भी 2 हैं। सी की तरफ देखें तो सी में ये जस्ट 1 रो है, बट अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम देखें ये एक कॉलम है। बेशक ये एक एंट्री है, ये एक कॉलम काउंट किया जाएगा। इसी तरह से ये 4 जो है ये सेकंड कॉलम है, इस कॉलम में भी एक ही एंट्री है लेकिन ये कॉलम ही काउंट होगा। तो इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हुई, इसलिए चूंकि ऑर्डर जो है वो हमने पहले रोज़ लिखनी है और फिर कॉलम, इसलिए इसका जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है वो 1 बाय 2 है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मेरे से ये बात पूछ सकते हैं। जी अभी एक्सरसाइज 1.1 जारी है। तो इसका डी जो है डी में इसी तरह से देखें तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 बाय 1 होगा। इसी तरह से ई में अगर देखें तो ई में 3 रोज़ हैं जिसको ब्लू से हाईलाइट किया गया है और 2 कॉलम्स हैं जिसको ग्रीन से हाईलाइट किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ ई जो है वो 3 बाय 2। इसी तरह से ये एफ़ जो है, एफ़ में देखें तो एक ही एंट्री है, तो एक ही रो और एक ही कॉलम, और लिहाजा इसका ऑर्डर 1 बाय 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि जी में जो है वो 3 बाय 3 का ऑर्डर है और जो एच है उसमें 2 बाय 3 का ऑर्डर है। नेक्स्ट चलते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिफरेंट कलर्स से इनको मैच किया है। आप ए में अगर देखें तो ए में जस्ट 1 एंट्री है जो कि इक्वल टू 3 है, और अगर सी में देखें तो ये 5 माइनस 2 ये भी 3 के इक्वल है। तो इन फैक्ट सी का ऑर्डर भी 1 बाय 1 है और ए का ऑर्डर भी 1 बाय 1 है। तो हमने 2 चीज़ें देखनी हैं, ऑर्डर सेम हो और उसके अलावा कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, तो वो मैट्रिसेस सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लिहाजा ए जो है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसी तरह से अगर आप देखें जो बी मैट्रिक्स है ये एक रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो 1 बाय 2 है। इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम हैं। इसी तरह से आई के अंदर भी इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 है, एक रो है और 2 इसमें कॉलम है। तो फर्स्ट एंट्री इसकी 3 है और जो सेकंड एंट्री है वो 3 प्लस 2 विच मेक्स इट इक्वल टू 5। सो हम कह सकते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है वो आई के इक्वल है। इसी तरह से अगर आप देखें डी को, तो डी के इक्वल इन गिवन मैट्रिसेस में से कोई भी मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। अगर ई को देखें तो ई को ये पर्पल कलर से मैच किया गया है, तो ई और एच ये दोनों के ऑर्डर भी सेम हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। इसी तरह से जे के इक्वल अगर आप देखें तो जे में जो फर्स्ट एंट्री है वो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो रही है और जो सेकंड एंट्री है वो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो रही है। थर्ड एंट्री जो है वो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री जो है वो 2 प्लस 4 ऑल्सो 6 के इक्वल हो रही है और 2 प्लस 0 जो है वो 2 के इक्वल हो रहा है। तो लिहाजा ये भी ई और एच के इक्वल है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि ए जो है वो सी के इक्वल है, बी जो है वो आई के इक्वल है, जी जो है वो एफ के इक्वल है और ई एच और जे इक्वल हैं और डी मैट्रिक्स किसी के भी इक्वल नहीं है।
जी स्टूडेंट्स, तो अब ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा मैनुअली। तो देखें जी, इसमें हमें ये बात पता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ इक्वल मैट्रिसेस जो होते हैं उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं बाय डेफिनेशन। तो अब इसमें ये जो है इस फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है यहाँ पर वो a प्लस सी है, और इसके इक्वल मैट्रिक्स वाले में जो फर्स्ट एंट्री है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो a प्लस सी है, a प्लस सी ये ज़ीरो के इक्वल है, a प्लस सी इक्वल ज़ीरो। इसी तरह से अब हम लिख सकते हैं कि जो सेकंड एंट्री है वो है a प्लस टू बी, जो कि सेकंड एंट्री के इक्वल होगी -7 के। तो a प्लस टू बी इक्वल टू होगा -7। इसी तरह से अगर हम देखें सेकंड रो की जो फर्स्ट एंट्री है वो है c-1। तो c-1 जो है वो इक्वल टू होगी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 3 के इक्वल, एंड लास्ट वन सेकंड रो की सेकंड एंट्री 4d -6 है, जो कि इक्वल बनती है 2d के। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने जब ये इक्वेशंस बना ली हैं तो अब हम इन इक्वेशंस में से a, b, c और d की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो यहाँ से ये 1 इधर नेगेटिव है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये c इक्वल टू 4 का आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई विच इज़ इक्वल टू 4। अब हम इस c की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो कि है a प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट a प्लस in place of c we write the value of c which is equal to 4 equal to 0, और इसको सॉल्व करके ये 4 लेफ़्ट साइड पे प्लस का है तो राइट साइड पे जाके ये नेगेटिव का, तो इस तरह से ये a इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें a की वैल्यू लिख के, a की वैल्यू है -4, तो -4 प्लस 2b इक्वल है -7 के। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 राइट साइड पे जाके ऐड हो जाएगा तो -4 प्लस -7 प्लस 4 -3 के इक्वल -3 के इक्वल हो जाएगा। तो 2b इक्वल -3। नाउ ये जो 2 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो इससे ये b की वैल्यू आ जाएगी। b इज़ इक्वल टू -3 बाय 2। दिस इज़ -3 बाय 2। अब d की वैल्यू है तो d की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज़। कोई वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2d है इसको हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पे, और जो -6 है ये जाके इधर हो जाएगा +6। तो इस तरह से ये बन जाएगी इक्वेशन 4d इक्वल्स 4d माइनस 2d इक्वल 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2d इज इक्वल टू 6,
और फाइनली यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी d इज़ इक्वल टू 3। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड कीजिए। तो हमने गिवन कंडीशंस के मुताबिक a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब आप रिज़ल्ट्स में ये तमाम वैल्यूज़ तरतीब से लिख सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू -4, b इज़ इक्वल टू -3/2, c इज़ इक्वल टू 4 एंड d इज़ इक्वल टू 3। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।